ऑल ऑफ यू, स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल स्टार कॉमर्स क्लास में। और आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं सेशन 1 के इन टेस्ट के बारे में कि सेशन 1 जो BSCFA का BSCFA जो कोर्स है उसका टोटल 60 सेशन होता है। उसमें से पहला सेशन इन टेस्ट देखने वाले हैं। इसका मैंने पहले वीडियो बनाया था लेकिन अल्टरनेटिव बनाया था और आने के कारण से मैंने पूरा वीडियो नहीं बना पाया। और अभी मैंने स्टार्टिंग से ये वीडियो लाया वो हर एक सेशन 1, 2, 3, 4, 5 सब कंटिन्यूअस वे में बनेगा। ठीक है, तो आज पहला जो सेशन है उसका सेशन इन टेस्ट को देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है, Which of the following financial statement is typically not generated using the single entry accounting method? यानी कि सिंगल एंट्री अकाउंटिंग मेथड को हम लोग यूज़ करके क्या नहीं कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग करने का दो मेथड होता है। पहला मेथड होता है सिंगल एंट्री, और सेकेंड जो मेथड होता है डुअल एंट्री। तो सिंगल एंट्री में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ओनली कैश ट्रांजेक्शन करते हैं। ओनली कैश ट्रांजेक्शन जो होगा, जितना भी हम लोग कैश ट्रांजेक्शन करते हैं सिर्फ उसी को सिंगल एंट्री रिकॉर्ड कर सकता है। तो अगर हम देखें तो इनकम स्टेटमेंट में भी हमको पैसा आ रहा है, इसलिए सिंगल एंट्री स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट बन जाएगा। कैश फ्लो का मतलब होता है कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर इक्विटी, ये भी हम लोग क्रिएट करते कि ऑनर का इक्विटी कितना है, यानी कि पैसा कितना है, ये देख सकते हैं। लेकिन हम लोग बैलेंस शीट नहीं बना सकते। तो यहाँ ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा कि हम लोग बैलेंस शीट प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं सिंगल एंट्री मोड में। बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए हमें डबल एंट्री सिस्टम का ही उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इन डबल एंट्री अकाउंटिंग व्हाट डज इट मीन्स एंड अकाउंटिंग इज क्रेडिटेड। वो कहता है कि अगर डबल एंट्री सिस्टम में अगर हम लोग काम कर रहे हैं तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, एसेट, एक्सपेंसेस ये हमेशा डेबिट होता है और इनकम इनकम और लायबिलिटी जो होता है वो क्रेडिट होता है। तो अगर यहाँ पे कह रहा है कि व्हाट डज मीन एंड अकाउंटिंग इज क्रेडिट अगर होगा तो क्या होगा, तो ये एसेट से लेकर के बोल रहा है कि अगर एसेट अगर और बढ़ाना है तो और हमें डेबिट करना होगा, लेकिन एसेट अगर घटाना है तो क्या करना होगा, उसको क्रेडिट कर देना होगा। तो यहाँ पे वही होगा, द बैलेंस इज डिक्रीज, यानी कि जब बैलेंस हम डिक्रीज कर देंगे इसका मतलब होता है कि आपके अकाउंट जो है वो क्रेडिटेड हो रहा है, आपके खाता में से पैसा जो है वो क्रेडिटेड हो रहा है। ठीक है, और ये आप लोग बैंक वाले अपने जो बैंक खाता होता है उससे मत मिलाइएगा, क्योंकि बैंक का ट्रांजैक्शन और हम लोग जो ट्रांजैक्शन अपने करते हैं दोनों अलग होता है। इसका दोनों में हम लोग जब बैंक में पैसा जमा करते हैं तो हम लोग बैंक को डेबिट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग बैंक में जमा करेंगे तो आपके मोबाइल पे मैसेज आता है कि योर अकाउंट इज क्रेडिटेड। इसका मतलब क्या है, जब हम लोग बनाते हैं कॉपी में तो डेबिट लिखते हैं बैंक को, और जब मेरे खाते में पैसा जाता है तो वहाँ पे क्रेडिट आता है। तो इसका मैं बताऊंगा आगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो उस पर मत जाइएगा अभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन डबल एंट्री अकाउंटिंग व्हाट डज देम डेबिट मीन्स। डेबिट का मतलब क्या है, तो एसेट इंक्रीज करेगा, एसेट बढ़ेगा, तो ही इंक्रीज द एसेट एंड एक्सपेंसेस। एसेट हम जानते हैं कि एसेट और एक्सपेंसेस क्या होता है, डेबिट होता है। और इसको अगर डेबिट करेंगे यानी कि और अगर प्लस करेंगे तो ये बढ़ेगा, तो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
तो ऑप्शन नंबर इसका बी है। ठीक, अगला क्वेश्चन, ऑफ डबल एंट्री मेथड टू प्रिवेंटिंग एरर इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, यहाँ पे सॉरी स्पेस छूट गया है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो यहाँ से कौन से डबल एंट्री सिस्टम में फाइनेंशियल रिकॉर्ड कर सकता है? तो देखिए, इट्स इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड ट्विस्ट। हर एक ट्रांजेक्शन जो है डबल एंट्री सिस्टम में क्या होता है कि डबल एंट्री सिस्टम में एवरी ट्रांजेक्शन हैज अ डुअल इफेक्ट, every transaction has a dual effect। ठीक है, और हर एक ट्रांजेक्शन का दो इफेक्ट होता है, ये हमें बताती है। और यहाँ पे हमेशा जो डबल एंट्री सिस्टम बताती है कि हर एक ट्रांजेक्शन का दो रिकॉर्ड होगा, एक जो होगा वो डेबिट में होगा, दूसरा जो होगा क्रेडिट। हर एक ट्रांजेक्शन में दो इफेक्ट होता है। तो यहाँ पे ऑल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ट्विस्ट, तो इसका मतलब सही है, फर्स्ट होगा आंसर। इट एलिमिनेट द नीड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस ऑटोमेटिक अकाउंटिंग प्रोसेस ऑटोमेटिक प्रोसेस नहीं है। इट फोकस सोली और कैश ट्रांजेक्शन, सिर्फ सिंगल या सॉलिड कैश ट्रांजेक्शन नहीं करता है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन को भी करता है। इट एलिमिनेट्स नीड टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसके बाद ही बनाया जाता है। अगला हम लोग देखते हैं विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, तो कौन कौन कॉन्सेप्ट होता है? तो यहाँ पे मैचिंग कॉन्सेप्ट भी होता है, गोइंग कॉन्सेप्ट भी होता है, रेवेन्यू और रेवेन्यू कॉन्सेप्ट, तो ये सारे कॉन्सेप्ट होता है। तो विच फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एज्यूम दैट अ बिजनेस एंटिटी विल कंटिन्यू, यहाँ पे कंटिन्यू है, टू में स्पेस होना चाहिए, कंटिन्यू टू ऑपरेट इनडेफिनेटली। अब ये कहता है कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट हमें ये बताती है कि बिजनेस सालों साल तक चलेगी। तो यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो है हमें बताती है कि बिजनेस किसी एक ईयर के लिए नहीं बना है, वो साल दर साल चलते रहता है। जैसे इस पे ट्रांजेक्शन हम लोग कैसे करते हैं, जैसे मान लो कोई अगर बैंक है आपको लोन दे रही है और ये 5 ईयर के लिए लोन दे रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस जो आपको लोन दे रही है उसको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट पे काम कर रही है। वो इस कॉन्सेप्ट पे दे रही है कि बिजनेस जो है 1 साल में ख़त्म नहीं होगा, बिजनेस हमेशा 2 साल 4 साल 5 साल हमेशा ही कंटिन्यूअस वे में चलते रहेगा, कोई आए कोई जाए इससे कोई मतलब नहीं है, वो बिजनेस हमेशा चलते रहेगा। तो ये गोइंग कंसर्न होता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, अगला हम लोग कॉन्सेप्ट के देखें, विच बुक ऑफ अकाउंटिंग इज यूज टू रिकॉर्ड ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन चारकोलिक ऑर्डर। अब यहाँ पे कौन सा ऐसा बुक है जिसको सभी ट्रांजेक्शन के लिए यूज किया जाता है और चारकोलिक वे में यूज किया जाता है? चारकोलिक बेस में मतलब ये होता है कि डेट बाय डे हमने प्रतिदिन आज का कर लिए, फिर कल ट्रांजेक्शन हुआ कल का एंट्री कर लिए, परसों हुआ परसों का ट्रांजेक्शन कर लिए, यानी कि चारकोलिक वे में वो चलते रहता है। तो वो जो हम लोग जर्नल बनाते हैं, पहला वो प्राइमरी बुक जो बोलते हैं, प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट जो बोला जाता है वो जर्नल को बोला जाता है। ये पहला बुक होता है जहाँ पे हम लोग अपने ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, पहली बार रिकॉर्ड करते हैं और वो चारकोलिक वे में रिकॉर्ड करते हैं, तो वो जर्नल कहलाता है। तो आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ अकाउंट आर इंडिविजुअल अकाउंट्स फॉर एसेट लायबिलिटी एक्सपेंसेस एंड एक्सपेंसेस मेंटेन। अब बोल रहा है कि कौन से अकाउंट होता है जो इंडिविजुअली मेंटेन करता है। अब तुम्हारे एसेट का, लायबिलिटी का, इनकम का, एक्सपेंसेस का, यानी कि सभी का जो है वो अलग अलग मेंटेन करके रखता है। तो अलग अलग जो खाता इंडिविजुअली खाता जो मेंटेन किया जाता है वो लेजर में, लेजर में जितने भी खाता होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन होगा, जैसे बैंक का हुआ तो बैंक का खाता अलग खुलेगा, कैश हुआ तो कैश का खाता अलग खुलेगा, एक्सपेंस हुआ तो एक्सपेंस का खाता अलग खुलेगा, इनकम हुआ तो इनकम का खाता अलग खुलेगा, यानी कि सभी का अलग अलग जो इंडिविजुअल खाता खोला जाता है वो लेजर में खोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कैश बुक इन अकाउंटिंग। कैश बुक का क्या पर्पस होता है इस ट्रांजेक्शन में? कैश बुक का पर्पस क्या होता है? कैश बुक का पर्पस यही होता है कि हमारे बिजनेस में
बिजनेस में पैसा कितना आ रहा है और पैसा कितना आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो और आउटफ्लो पैसा कितना हो रहा है, इस ट्रांजेक्शन को देखना है। यानी कि इनफ्लो का मतलब क्या होता है कि आपने पैसा, आपके पास कितना आ रहा है, कैश में कितना आ रहा है, सामान बेचने से कितना आ रहा है, कमीशन से कितना आ रहा है, इंटरेस्ट से कितना आ रहा है, आप किस चीज़ से पैसा आ रहा है, कौन आपके डेटर से कितना पैसा आ रहा है। तो जो भी पैसा आता है उसको इनफ्लो और आउटफ्लो का मतलब आपके यहाँ से पैसा जा रहा है। यानी कि आपके पास पैसा आएगा कब, जब आपका इनकम होगा, और आपके पास से पैसा जाएगा कब, जब एक्सपेंसेज होगा या किसी को पे करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा यहाँ से बोल रहा है, टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग रिसिप्ट और पेमेंट। बिल्कुल सही है कि यहाँ पे जितना भी पैसा रिसिप्ट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, इस चीज़ को, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कैश बुक का बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। What is the primary purpose of income statement in accounting? इनकम स्टेटमेंट बनाने का क्या पर्पस होता है अकाउंटिंग में? ठीक है, टू समराइज द कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन एट द स्पेसिफिक डेट। फाइनेंशियल पोजीशन को ज्ञात करना स्पेसिफिक डेट में। तो आपको बता दें कि फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो आपका बैलेंस शीट बताती है। जो आप बैलेंस शीट बनाइएगा वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बताती है, कोई इनकम स्टेटमेंट आपका फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बताएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है टू रिकॉर्ड ऑल कैश ट्रांजेक्शन। कैश ट्रांजेक्शन से भी आपका इनकम स्टेटमेंट आपका नहीं पता चलेगा, कैश कितना आपका आ रहा है, जितना भी, अगर आप मतलब कि ऑल कैश ट्रांजेक्शन, वही अगर इनकम में अगर ओनली लिखा हुआ था रिसिप्ट ट्रांजेक्शन होता तब ये इनकम स्टेटमेंट होता। क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन में हो सके आप पेमेंट भी कीजिएगा, रिसिप्ट भी कीजिएगा, तो यहाँ से भी ये नहीं पता चलेगा। टू रिपोर्ट द कंपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेज ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड। तो रेवेन्यू कितना हो रहा है एंड एक्सपेंसेज ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड, आपका एक्सपेंसेस कितना हो रहा है और इनकम कितना हो रहा है, ये दोनों को अगर हम लोग बनाते हैं तो वहाँ से इनकम का स्टेटमेंट निकल लगता है कि इनकम कितना हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है बिजनेस में, ये बताती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ जर्नल बुक इन अकाउंटिंग। जर्नल बुक का प्राइमरी पर्पस क्या होता है? हम लोग जो जर्नल इन प्राइमरी बुक पढ़ते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में भी जर्नल से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा नहीं। दूसरा, टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन चारकोलिक ऑर्डर। हाँ, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि चारकोलिक ऑर्डर में हमको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही मेन पर्पस होता है जर्नल का। यानी कि हर एक डेट बाय डेट में एंट्री करना, सीरियली वाइज एंट्री करना ही चारकोलिक ऑर्डर कहलाता है। तो उसी में एंट्री करना ही कहलाता है, जर्नल बुक का मेन पर्पस होता है। 10 क्वेश्चन कराया। ठीक है, 10 क्वेश्चन में आपका 10 टोटल सही हो, यानी कि 100 मार्क्स आपका यहाँ से आ जाएंगे। और ध्यान रखिए, सिर्फ वो आंसर बनाने के लिए इसको यूज़ मत कीजिए, यहाँ से जो भी है 1 से 2 बार इसको देख लीजिए और याद कर लीजिए। नहीं होता है तो अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आप जो भी इसका एग्ज़ाम होगा, आपको जैसे भी CFA का कोर्स करते हैं तो उसका एग्ज़ाम भी होगा, या फिर कोई भी अकाउंट रिलेटेड एग्ज़ाम होता है तो उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है ये काफ़ी आपको हेल्प करेगा। और इसी सब क्वेश्चन से आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो जितना भी याद रखिएगा आप, तो उतना आपके लिए एग्ज़ाम में बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कल सेकेंड सेशन लेकर के। नमस्कार।